कुछ सपने कागज पर नहीं आसमान पर लिखे जाते हैं। जब भारत अपनी भूमि पर हक जताने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने भारत के आसमान में विमान उड़ाने का सपना देखा। और फिर आई एक ऐसी उड़ान जो भारत के सपनों को पंख दे गई। उन्होंने कहा था, ऑलवेज एम एट परफेक्शन, फॉर ओनली देन विल यू अचीव एक्सीलेंस। और इसी सोच और हिम्मत के साथ उन्होंने भारत की पहली फ्लाइट उड़ाई और एयर इंडिया को जन्म दी। आज की हमारी राष्ट्रगाथा इसी महान व्यक्ति के नाम है, द पद्म विभूषण अवार्डी एंड एविएशन इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्डी मिस्टर जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, द फादर ऑफ इंडियन एविएशन। Of India's several airlines, the largest, Air India, is Tata controlled. Operating over 6,000 miles of routes, it has built up an excellent reputation for efficient operation. Established in 1932, the line connects the large cities of India and now maintains an international service reaching to London. Jet travel has brought East and West close together, and now the harassed passenger crossing the Atlantic has the beauty of the Orient at his elbow, giving him the comforts the air travelers expect. उन्नीस सौ के दौरान दुनिया में एविएशन एक नई रेवोल्यूशन बन रही थी, क्योंकि राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहला प्लेन उड़ाया, जिसके बाद एक रेस शुरू हो गई। यूरोप और अमेरिका में लोग पहली बार सोच रहे थे कि एक ऐसा व्हीकल बन सकता है जो लोगों को आसमान में ले जा सके। और फिर इसी सोच के साथ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, हर जगह नए प्लेन्स और एयरपोर्ट्स बनने लगे। प्लेन के लिए जो पायलट्स थे वो सेलिब्रिटीज बन रहे थे, मगर ये प्लेन्स ज्यादातर वॉर्स और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते थे। लेकिन भारत में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। ब्रिटिश राज के दौरान एयरपोर्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थे और भारत के पास कोई नहीं था जो इंडियन एविएशन स्टार्ट करे। और तब आते हैं जे.आर.डी. टाटा, जो एक पारसी थे और उनके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। जे.आर.डी. टाटा को हमेशा से इंजन्स, मैकेनिकल मशीन्स और प्लेन्स में बहुत इंटरेस्ट आता था और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैम्ब्रिज में की। लेकिन फिर जब जे.आर.डी. टाटा यूरोप घूमने गए, तब उन्होंने देखा किस तरह फ्लाइट सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि मॉडर्न नेशन का सिंबल बन गया था। और तब उनके दिमाग में एक सोच ने जन्म लिया कि भारत का भी अपना एविएशन सेंटर होगा, जहां प्लेन्स और एयरपोर्ट्स होंगे। मगर इस सोच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उस समय ब्रिटिश राज का दौर था। ब्रिटिश राज के ब्यूरोक्रेट्स के लिए इंडियन एयरलाइन होना एक जोक था। मगर जे.आर.डी. टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा सन्स के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स का एक हिस्सा एविएशन में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया और उनके साथ जुड़े नेविल विंसेंट, एक एक्स रॉयल एयरफोर्स पायलट, जिन्होंने जे.आर.डी. को टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट दिया। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने 2 लाख रुपए का इनिशियल कैपिटल लगाया अपने ही रिसोर्सेज से, और फिर ब्रिटेन से लीगल पेपर वर्क करवा के प्लेन भी इंपोर्ट करवा ली। द हैविलैंड पासमोथ, एक लाइट एयरक्राफ्ट जो 500 किलो मेल्स कैरी कर सकता था। मगर अब सवाल था कि प्लेन उड़ाएगा कौन, यानी पायलट कौन होगा। तब जे.आर.डी. जी ने खुद पायलट की ट्रेनिंग ली और उनका 1929 में फ्लाइंग लाइसेंस बना, यानी अब फ्लाइट के ऊपर कंट्रोल उनके हाथ में था। लेकिन अब भी एक पड़ाव बचा था। जे.आर.डी. टाटा को ब्रिटिश सरकार से परमिशन चाहिए थी अपने डोमेस्टिक प्लेन्स को उड़ाने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें साफ मना कर दिया। फिर बाद में दोरबजी टाटा हेल्प के लिए उतरे और उन्होंने सरकार को समझाया कि हम आपको अपनी सर्विसेज फ्री में देंगे और अपने एविएशन के एक्सपेंसेस भी हम खुद संभालेंगे, आप बस परमिशन दीजिए। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें प्लेन उड़ाने की परमिशन दे दी। इस तरह जन्म हुआ टाटा एयरलाइंस का। और 15 अक्टूबर 1932 को कराची से बॉम्बे तक भारत की पहली फ्लाइट उड़ी, जिसके पायलट खुद जे.आर.डी. टाटा थे। जब वो वापस बॉम्बे लैंड हुए तो उन्होंने बोला, When I started from Karachi that morning, I was just a pilot. When I landed in Bombay, I was an airline man. फिर इसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने पैसेंजर्स के लिए भी डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किए। इस वक्त एक फ्लाइट की रिटर्न टिकट बॉम्बे टू मद्रास की कॉस्ट थी मात्र 256 रुपए। अब आप सोचिए उस समय के टिकट प्राइस की वैल्यू आज कितनी ज्यादा होगी। उसके बाद 1946 में फिर इसी टाटा एयरलाइंस को एक नया नाम दिया गया, जिसे हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसी दौरान एयर इंडिया को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, यानी ऐसी कंपनी जिसमें हम शेयर्स खरीद सकते हैं। फिर 1949 में जब भारत को आजाद हुए कुछ साल हो चुके थे, तब भारत सरकार ने एयर इंडिया के 49% शेयर्स खरीद लिए। इसी समय जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया इंटरनेशनल भी स्टार्ट की, यानी जिस व्यक्ति ने एक छोटे से प्लेन के साथ सपना देखा था, वो सपना अब अलग अलग देशों में उड़ रहा था। मगर एक बड़ा बदलाव आया 1953 में, जो जे.आर.डी. टाटा के लिए बहुत दुख की बात थी।
क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि पूरा एयरलाइन सेक्टर इंडिया में नेशनलाइज कर दिया जाएगा। इसका मतलब जितनी भी एयरलाइन कंपनीज इंडिया के अंदर थी अब वो सरकारी बन जाएंगी। जे.आर.डी. टाटा इस डिसीजन से बहुत दुखी थे और उन्होंने ये नेशनलाइजेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक चीज जरूर थी, जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया का ही हिस्सा रहे। उन्हें एयर इंडिया इंटरनेशनल्स का चेयरमैन बनाया गया और बाद में वो इंडियन एयरलाइंस के डायरेक्टर भी बने। आज हम जब दिल्ली से मुंबई सिर्फ 2 घंटे में उड़ान भर लेते हैं और जब हम अपनी फ्लाइट्स बुक करते हैं तो ये सिर्फ कन्वीनियंस का सवाल नहीं है, ये एक सपने का परिणाम है। एक सपना जो एक आदमी ने देखा था जब भारत के आसमान में प्लेन्स का नाम भी नहीं था। जे.आर.डी. टाटा ने सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बनाई, उन्होंने देश को उड़ना सिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो, विजन हो और एक्शन हो तो इम्पॉसिबल भी मुमकिन बन सकता है। और आज भारत के हर एयरपोर्ट, हर फ्लाइट और हर पायलट के पीछे उनका सपना और उनकी मेहनत छुपी हुई है। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये थी आज की हमारी राष्ट्रगाथा, जे.आर.डी. टाटा की गाथा, द फादर ऑफ इंडियन एविएशन। अब हम मिलेंगे अगली राष्ट्रगाथा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।